ठीक है बेटा, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो इसके पिछले लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? एग्जाम्पल नंबर शायद 7 तक हो गया था ना? हाँ, 7 तक कर लिए थे। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो टफ नहीं है, आसान है, लेकिन लंबा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं। ठीक है, सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है भाई, चला। तो मैं बुक से पढ़ के क्वेश्चन लगा रहा हूँ। देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, है ना? देखें यहाँ पे, इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है, एक छोटा सर्कल है साइज में और एक बड़ा सर्कल है। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का बेटा 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। ए बी एक डायमीटर है जो कि बिगर सर्कल का है, एंड बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। और बी डी एक टेंजेंट है जो कि स्मॉलर सर्कल पे है, टचिंग इट एट पॉइंट टी, जो कि छोटे सर्कल को डी पॉइंट पे टच करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो हमें ए डी लेंथ फाइंड करना है। ओके, देखें सॉल्यूशन इसका। एग्जांपल नंबर 8 है ये का सॉल्यूशन, देखें, है ना? फिगर तो सामने बना ही है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए। इधर देखें, ये दो प्रकार के सर्कल हैं ऐसे। ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल इसी के अंदर है ऐसे। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया बट ठीक है। ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ पे एक डायमीटर है। फिगर दिया हुआ, कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में। तो जब फिगर दिया हुआ तो हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, जैसा फिगर दिया है वैसा ही यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ये है ए बी। ये क्या है? ए बी। तो ए बी क्या है? डायमीटर। ये सेंटर है ओ, और यहाँ से डी पॉइंट है जो कि जिसपे ये टच करता है बी डी, और ये आगे निकल जा रहा है। तो दिस पॉइंट इज डी। तो बी डी क्या है? टेंजेंट है छोटे सर्कल पे एट पॉइंट डी पे। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है ए डी। क्या फाइंड करना है? ए से डी की लंबाई, ए से डी की लंबाई फाइंड करना है। बोलो भाई, क्लियर? तो मैंने इसको बी डी को जब आगे बढ़ाया तो ये ई तक गया। कहाँ तक गया? ई तक गया। और फिर मैंने ए से ई को मिला दिया, ए से ई को मिला दिया। ये इस पे टच नहीं कर रहा छोटे सर्कल पे। ठीक है, ए से ई को मिला दिया, बस इतनी कहानी है। और इसमें दिया हुआ है कि जो छोटे सर्कल का रेडियस है वो 8 है, बड़े का। तो ठीक है ना, ये छोटा सर्कल है, बाहर वाला बड़ा सर्कल है। तो ये ओ ए और ओ बी बड़े सर्कल का रेडियस होगा। और यहाँ से भी फिगर में ये भी ज्वाइन किया हुआ है, ओ से डी को ज्वाइन किया है, ओ से डी को। तो ओ से डी क्या होगा? छोटे सर्कल का रेडियस होगा। तो मैंने कहा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इधर देखें, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना बेटा? 13 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस है। ठीक है, छोटे सर्कल का रेडियस कौन है? ओ डी। तो यहाँ तो हो जाएगा ओ डी बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। पूरी कहानी क्लियर है? अच्छा, इधर देखो, अपने को ए डी निकालना है। क्या निकालना है? ए डी। तो जो ये एंगल होगा ना, एंगल ई, ये कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा, ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। ये रेडियस और ये टेंजेंट है। बोलो, तो टेंजेंट क्या होता है? रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो अपने को निकालना है ए डी। तो अच्छा, ए डी निकालना है, 90 डिग्री है, तो दिमाग में ये आएगा कि किसी हिसाब से ए ई और डी ई निकाल लें। अगर ए ई और डी ई हमें पता चल जाए बेटा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ए डी निकाल लेंगे। तो अपना टारगेट होगा ए ई और डी ई निकालना। अच्छा, तो ओ ए और ओ बी दिया है, तो ए बी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ओ बी, ए बी, है ना? अच्छा, ओ बी पता है और ओ डी पता है। क्या पता है? ओ बी और, तो ओ बी और ओ डी से बी डी आ जाएगा, और बी डी से बी आ जाएगा, क्योंकि बी क्या है? बी डी का दूसरा है, तो बी आ जाएगा। और जब बी आ जाएगा और ए बी पता ही है, तो क्या आ जाएगा? ए। बहुत आसान सी बातचीत है। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल, मैंने ये कहा कि ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। यहाँ बता दिया मैंने, सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू, ये देख लो, ओ डी परपेंडिकुलर किस पे? बी डी पे। एंड एंगल
AEB कितना होगा, AEB कितना होगा 90 डिग्री। रीजन में लिख देना, इसका रीजन लिख देना कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या होता है, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये बात तो क्लास 9 में पढ़े होगे तुम लोग। तो ये दो बातें हमारे पास हैं। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल OBD में, इधर देखें, इन ट्राइंगल OBD में मैंने क्या कहा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये OB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नो। OB कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अच्छा OD कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। OD है ना 8, इधर देखें, BD का स्क्वायर नहीं पता, छोड़ दिया। ये हो गया 169, ये हो गया 64, ये हो गया BD स्क्वायर। तो 169 में से 64 कितना बचेगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, 169 माइनस 64 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर 105, 105 BD स्क्वायर। तो यहाँ पे BD क्या हो गया बेटा, अंडर रूट 105। आया नहीं आया बताओ, इतना सेंटीमीटर, तो ये आ गया BD, ये सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सिंस BE इज इक्वल टू 2BD, BE इज इक्वल टू 2BD। ये बात मैंने क्यों कहा बताओ, क्योंकि जो परपेंडिकुलर रेडियस होता है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा कार्ड क्यों, क्योंकि बड़े सर्कल का BE क्या है, कार्ड है, और ये OD परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से जाए वो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम भी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैं जब ये, इसलिए BD बराबर क्या होगा D, इसका मतलब BD क्या है, इसका मतलब BE क्या है, BD का दुगना, या BD क्या है, BE का आधा, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2BD मतलब 105 रूट में 105, इतना सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेटा BE आ गया, क्या आ गया, अच्छा ठीक है, BE आ गया। अब एक बात और देखना, एक बात और देखना, और वो बात क्या है, इधर देखें, मैंने कहा कि सिंस AB बराबर, क्या कहा, AB क्या है OA, और OB मिलके है, OA कितना है 13, OB कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ABE है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABE में पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो AB कितना है बेटा 26, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू BE कितना है 2 रूट 105 का स्क्वायर प्लस AE नहीं पता हमको, छोड़ दिया AE, ठीक है। ये 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ भाई, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, हाँ निकालो मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देख लो भाई 26, ऐसे याद होना चाहिए, ये हो गया 36, 36 का 6 कितना, 36 के 6 बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15, और ये 26 दूनी 52, तो ये हो गया 6, 5 2 7, 5 और 1 6, 676 है ना, 676। और ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 105 में, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, बोलो
कितना आएगा? 420 हाँ 420 420 और ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर। तो 676 में से 420 घटाओ, कितना आएगा? 256 हाँ 6 में से 0 जाएगा तो 256। यस सर 256 ये कितने का स्क्वायर रूट होता है 256? हाँ 16 का। तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। बोलो भाई, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं आगे ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने अपने डाउट उसमें भी लगाया है ना, ठीक है, तो जो डाउट वाला प्लेलिस्ट उसमें जाके देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। चलूँ आगे, इसको मिटा रहा हूँ। तो अपने पास ए ई आ गया 16। चलें इधर देखा। अच्छा डी पता ही है, डी पता है, ये डी क्या है भाई? बी डी के बराबर है, और बी डी कितना है 105 रूट में, यस सर है ना। मैंने कहा सिंस डी ई इज इक्वल टू बी ई, सॉरी बी डी, डी ई इज इक्वल टू बी डी, और ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 105 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा इन ट्राइंगल ए डी ई में, इन ट्राइंगल ए डी ई में, देखा ए डी ई में ए डी का स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए डी का स्क्वायर होगा डी ई का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर। डी ई कितना है 105, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 105 का स्क्वायर, और ए ई कितना आया था 16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ए डी स्क्वायर 105 का 105 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 256। ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 6 5 11, बचा 1, 5 और 1 6, और 2 और 1 3, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 361। तो ए डी कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 361, ये 19। यस सर तो इस प्रकार तुम्हारा ए डी कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। बोलो। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है इसको लगाने का, ठीक है, ए ई निकालने का एक तरीका और हो सकता है। इधर देखो, ए ई को तो मैंने अभी पाइथागोरस से निकाला भाई। ए ई कैसे निकाला? ए भी पता था, बी पता था, पाइथागोरस से ए ही आया। ए ही निकालने का एक तरीका और हो सकता है, आसान तरीका। वो क्या हो सकता है देखें यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे लिख देना कि सिंस, सेकंड मेथड है ये, सिंस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फिर नीचे लिखना एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ एंड ये एंड है, ये यहाँ लिखना कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी। बोलो। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम ओडी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ए के, एंड ओडी हो जाएगा ए का आधा। बोलो ना भाई, ए का आधा। थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट, किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और लंबाई में उसका आधा होता है। 9th में है, ठीक है। तो ओडी कितना है बेटा? ओडी 8 है, यस सर ये हो गया 1/2 ए ई, तो 8 2 जा 16, तो ए ई कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? तो ए ई हो गया 16 सेंटीमीटर। अब ए ई 16 है, डी पता ही है, तो फिर कहानी आगे चलेगी इससे, है ना। तो ये एक तरीका क्या नाम है ए ई निकालने का और हो सकता है। अगर यहाँ तक का कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें। चलें आगे, ठीक है, देख लो इसको यहाँ तक। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सामने देखें अपने। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 9। ठीक है, इधर देखना, एग्जाम्पल 9 है, क्वेश्चन सामने लिखा है, ठीक है। देखें यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, मेरे सामने नहीं लिखा है ना, ठीक है, मैं बुक से ही पढ़ रहा हूँ। इधर देखें, क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी
आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है आउटसाइड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, वहां से क्या खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल। इधर देखा, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है बेटा, ओ इसका सेंटर है, और इस पर बाहर एक पॉइंट है, यहाँ पे पी है, और इस पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं। एक टेंजेंट का नाम है पी ए और एक टेंजेंट का नाम है पी बी। ठीक है, तो ये हो गया पी ए और पी बी। आया, ये बोल रहा है कि टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट ओपी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी को मिलाया गया, ओपी को, तो ये जो ए बी है ना बेटा, ए बी, जब ए बी को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी को राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये डिग्री 90 ये दोनों एंगल 90 होंगे, ये प्रूव करना है, और ये दोनों लाइन क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। क्या ये बात जान पाए या नहीं जान पाए भाई, बोलो। तो मैंने कह दिया कि ये जो ए बी है, ये ओ पी जो है वो ए बी को एम पॉइंट पे कट करता है, बोलो। बस इतनी सी बात है। तो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में अपनी वही बात है, सर्कल दिया है और पी ए पी बी टेंजेंट दिया है। ठीक है, मैंने लिखा कि पी ए गिवन, इधर देखा है, गिवन में हमने कहा कि इधर देखें पी ए एंड पी बी, पी एंड पी बी, बोलो भाई खुद का बताओ। पी और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है ना, आर टेंजेंट टू अ सर्कल, आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। आया नहीं आया समझ में, यही दिया है। अच्छा, और ओपी को ज्वाइन किया गया है, बोलो भाई, है ना। ये क्या है कि पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये ड्रा कहाँ से किया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, या फ्रॉम आउटसाइड, है ना, या फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सटर्नल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बोलो बेटा। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट पी से क्या किया गया है, ड्रा किया गया है। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, तो ये गिवन है। टू प्रूव में हमें बताना है कि जो ओपी है वो क्या है, हाँ, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना, ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इधर देखें, प्रूव में करना है कि ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ किसका, ए बी का। आया नहीं आया, बोलो भाई। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन ए बी, और क्या, ज्वाइन ए बी। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए बी विच इंटरसेक्ट ओपी एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, बोलो बेटा, क्लियर बातचीत। चले प्रूफ पे, बोलो। तो यहां तक का देख लें, फिर मैं प्रूफ लिखता हूं। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत बताओ। चले प्रूफ पे, बता दो उसको, है ना, क्योंकि नीचे आएगा नहीं प्रूफ, है ना, इतने में। चलें आगे। इधर देखा, प्रूफ में दो ट्राइंगल ले लो, इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर दो। कांग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये अपने बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे।
आया? बोलो। और ए भी एक प्रकार का लाइन है, क्या है? लाइन है ना। लाइन मतलब लाइन सेगमेंट है। Yes, sir. हाँ, ये लाइन सेगमेंट को काटने वाले एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ 180. 180 हो जाएगा। आया नहीं आया? बोलो भाई। अरे ये कोई लाइन है, अगर ये इसको से कोई काटेगा, अगर ये तो ये दोनों एंगल 90 90, तो दोनों क्या हो जाएगा? 180. अगर सीधा काटेगा तो दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों बराबर हैं तो 90 90 होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है, कहीं एक लाइन ऐसे है, ऐसे कोई काट रहा है, तो 90 90 नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर नहीं है। तो अगर मैं एंगल बराबर प्रूव कर दिया तो ये अपने आप 90 90 हो जाएंगे। तो ठीक है, मैंने कहा इन ट्राइंगल एम ए पी, इन प्रूफ में इन ट्राइंगल एम ए पी एंड एम ए पी एंड एम बी पी एंड ट्राइंगल एम बी पी। एम ए पी में क्या होगा? बोलो। 380. पी ए बराबर यहाँ का पी ए और यहाँ का पी भी बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया जो टेंजेंट होता है बराबर. बराबर होता है। अच्छा, एम पी बराबर एम पी, एम पी इज इक्वल टू एम पी, ये हो गया कॉमन। हाँ बोलो, ये दो बातें हो गई। और एंगल P. और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्योंकि बाहर से जब हम कोई टेंजेंट खींचते हैं और इस पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं, तो जो ये इंक्लाइनेशन होता है टेंजेंट का, वो ओपी के साथ क्या होता है? बराबर होता है। ये भी प्रूव किया हूं मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड एंगल ए पी ओ एम, ए पी एम इज इक्वल टू एंगल बी पी एम। आया नहीं आया समझ में? बोलो भाई क्यों? क्योंकि ए पी ओ बराबर होगा बी पी ओ के। आया नहीं आया भाई? बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्या लॉजिक है? जैसे पहले वाले का पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बराबर पी बी का क्या लॉजिक है? जो टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। भाई किनारे टर्म लिख लेना। क्या लिखोगे? कि टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यहाँ पे। बोलो भाई। अच्छा, एम पी बराबर एम पी है, इसमें तो कुछ देखना नहीं है, क्योंकि कॉमन है। जो एक एंगल ये लिखा है कि ए पी एम एंगल इज इक्वल टू एंगल बी पी एम, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द सेंटर। आया? मतलब कि बाहरी पॉइंट से जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के साथ जो भी टेंजेंट खींचे जाते हैं बाहर, वो क्या होते हैं? इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। तो इसी को लिखते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, आर इक्वली इंक्लाइंड। वो टेंजेंट क्या होंगे? इक्वली इंक्लाइंड होंगे। किसके साथ? टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी टू द सेंटर ओ। क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये बातें हो गई, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ लिख देना कि सिंस एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ, है ना। तो इतना हो गया। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एम ए पी और ट्राइंगल एम बी पी कांग्रेट हो गए भाई? हाँ, Side angle side. साइड एंगल Side. साइड कांग्रुएंस। बोलो बेटा। अब ये होगी बातचीत। इसका मतलब क्या हो गया? कि ए एम, इसका मतलब हो गया एम ए इज इक्वल टू एम बी सी पी सी टी। तो एक बात तो प्रूफ हो गया। दूसरी बात ये होगी कि ए एम पी एंगल एंड एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी। ये भी क्या हो गया? सी पी सी टी। सिंस एंगल ए एम पी प्लस एंगल
BMP, ये क्या होता है 180 स्ट्रेट लाइन एंगल। तो ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को AMP लिख लो। AMP प्लस BMP को भी क्या लिख लो AMP। कितना हो गया 180 डिग्री। तो 2 एंगल AMP बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया AMP बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ तक क्या आ गया एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP बराबर 90 डिग्री। हेंस OP हाँ प्रूफ हो गया नहीं हो गया? क्या प्रूफ हो गया बता भाई? हाँ OP क्या बोल रहे भाई? राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। सही से बोलो ना वही चीज। OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या यही प्रूफ करना था? यस। तो ये हो गया प्रूफ। तो आसान सी बातचीत थी। इसको ये दोनों को कांग्रेस प्रूफ कर दो तो ये दोनों जो साइड हैं MA और MB प्रूफ हो जाएगा बराबर, और दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो दोनों का सम 180 होता है तो दोनों 90 हो जाएंगे। तो यही प्रूफ करना तो हो गया। देख यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताते हैं। चलें आगे, बोलो भाई। ठीक है भाई स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, देखें क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 10 है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। देखें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ठीक है, एक्सट्रीमिटी समझते हो, किसी कार्ड का एंड पॉइंट, कार्ड का एंड पॉइंट है ना। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट है ना, टेंजेंट है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कार्ड ऑफ अ सर्कल है ना। कोई सर्कल है, सर्कल का कोई कार्ड है तो कार्ड का एंड पॉइंट होगा, उस एंड पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया है, 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, वो कहीं जाके बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो जो टेंजेंट है वो कार्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो बताना है कि बराबर होगा। ठीक है, देखें यहाँ समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें इधर देखो बेटा, ये एक सर्कल है, मान लिया कि इसका सेंटर O है और ये एक कार्ड है। ये क्या है? एक कार्ड है जिसका नाम है AB, जिसका नाम है AB। आई बात में नहीं आई? जिसका नाम है AB। क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ, तो ये एक कार्ड है, मैंने क्या कहा, एक सर्कल है जिसका सेंटर बेटा O है और AB एक कार्ड है। तो कह रहा है कि एक्सट्रीमिटी मतलब ये वाला पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट, ये तो इसके एक्सट्रीमिटीज है ना, एंड पॉइंट है। तो इस एंड पॉइंट से तुम टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? टेंजेंट। तो एक ऐसे टेंजेंट ऐसे जाएगा और यहाँ से जब खींचोगे तो एक ऐसे जाएगा, जो बाहर एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे। मैंने कहा वो पॉइंट क्या है बेटा? P है। तो ये AP और ये BP क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। क्या हो गया? टेंजेंट। तो कह रहा प्रूव करो कि जो ये टेंजेंट खींचे हो ना इसके एक्सट्रीमिटीज से, एंड पॉइंट से, तो यहाँ का जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये बराबर प्रूव करो। क्या करो? बराबर प्रूव करो। क्या ये बात जान पाए नहीं जान पाए? बोलो भाई। यही जो कहा है बेटा क्वेश्चन में, क्या कहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट, ये दोनों प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कार्ड है ना, किसी कार्ड के एक्सट्रीमिटीज से जो खींचा गया टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल। ये क्या करता है? टेंजेंट इस कार्ड से क्या बनाएगा? इक्वल एंगल बनाएगा। इसी बात को प्रूव करो। क्या ये बात जान पाए? क्लियर है नहीं क्लियर? बताओ भाई। तो ठीक है, इसके लिए अगर हम O से P को ज्वाइन कर दें, O से P को ज्वाइन कर सकता हूँ O से P को ज्वाइन। तो जब O से P को बेटा ज्वाइन करेंगे तो इस AB को ये कहीं कट करेगा। मैंने कहा M पॉइंट पे कट करेगा। कहाँ कट करेगा? M पॉइंट पे। और अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। नहीं, क्या ये बात जान पाए या नहीं जान पाए? बोलो। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? OP को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो बस मैं प्रूव कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या है बताओ? यही है PA एंड PB विद अ टेंजेंट है ना। या ऐसे कह सकते हो कि AB is a card of a circle with center O. AB is a card
ऑफ अ सर्कल। बोलो बेटा, ए बी एक कार्ड है एक सर्कल का विथ सेंटर ओ, मतलब उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, विथ सेंटर ओ। नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है। और कार्ड का जो एक्सट्रीमिटीज है वहां से हम क्या खींचे हैं, टेंजेंट। तो पी ए एंड पी बी विद द टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी with the tangents at extremities A and B या at point A and B respectively। नहीं, बोलो बेटा, मैंने क्या कहा कि पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है पॉइंट ए और बी पे। आया, पी ए पे टेंजेंट है, पी बी बी पे टेंजेंट है। बस टू प्रूव इधर देखा है, टू प्रूव में क्या करना है कि एंगल पी ए बी कह लो या ये वाला एंगल कह लो, है ना, ये वाला एंगल बराबर ये एंगल। तो पी ए बी और यहां से पी बी ए या पी ए एम कुछ भी कह सकते हो। बोलो भाई, आया बात में नहीं आया, बताओ। हाँ, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि पी ए एम टू प्रूव एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल पी बी एम, ये प्रूव करना है। आया, ठीक है। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन, क्या कहा, कंस्ट्रक्शन। देखें कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, है ना, विच इंटरसेक्ट ए बी, विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट एम। क्या बात क्लियर निकली, ज्वाइन ओपी विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम। मैंने ओपी को ज्वाइन किया या पीओ को ज्वाइन किया जिसने ए बी को बिंदु एम पे कट किया। क्लियर नहीं क्लियर है, आओ प्रूफ पे, आओ प्रूफ पे। इधर देखें प्रूफ में हमने कहा कि इन ट्राइंगल पी ए एम एंड ट्राइंगल पी बी एम, मैंने कहा इन ट्राइंगल पी ए एम एंड ट्राइंगल पी बी एम। आया नहीं है, बताओ। अब इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, बताओ, कहाँ प्रूव कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, बोलो बेटा। तो कोई बताएगा कैसे प्रूव करें, बताओ भाई। पी ए एम और पी बी एम में पहला क्या लिखें, बताओ। पी ए बराबर पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं, हाँ, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ना, अगर हम बाहरी पॉइंट से ड्रा करते हैं सर्कल तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, है ना, आर इक्वल। आया नहीं है, बताओ भाई, कोई दिक्कत हो बताओ। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, बोलो भाई। ठीक है, चले प्रूव करें, बताएगा कोई कैसे प्रूव करें। तो इधर देखो, ट्राइंगल पी ए एम और पी बी एम में पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये पी और पी बी दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि जो टेंजेंट होता है बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पे वो क्या होता है, इक्वल। तो क्या लिखे हैं, हाँ, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
आर इक्वल, है ना। जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा सर्कल पे, है ना, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, है ना, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, बोलो, है ना, एक सर्कल पे, यहाँ इसके बीच में लिख लेना पॉइंट, पॉइंट के बाद टू, अच्छा चलो कोई बात नहीं, पॉइंट टू अ सर्कल आर, सही लिख देते हैं, पॉइंट टू अ सर्कल, है ना, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहरी पॉइंट से सर्कल पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, पी एम इज इक्वल टू पी एम, पी एम इज इक्वल टू पी एम, ये क्यों, क्या है, कॉमन है, ये क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता ही है, क्योंकि जो बाहर से जो टेंजेंट खींचते हैं वो जो लाइन सेगमेंट पीओ होता है उसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, बताया था ये बात। ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा एंगल ए पी एम एंड एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल बी पी एम, बी पी एम, बी पी एम। यहां चाहो तो लिख लेना, यहां चाहो तो किनारे लिख लेना, क्या लिखोगे, हाँ, Tangent from an external point are equally inclined to the line segment. हाँ, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। ठीक है, तो इतना मैं लिखता नहीं, लिखना तो लिख लेना ना, मैं चाहूँगा तो बस ऐसे लिख दूंगा कि चूंकि ए पी ओ बराबर होता है बी पी ओ के। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि ए पी ओ और बी पी ओ मतलब कि बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा गया है उस पॉइंट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उस लाइन सेगमेंट के साथ ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ बेटा। अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं ये कह दूं कि ट्राइंगल पी ए एम और ट्राइंगल बी पी बी एम ये कांग्रुएंट हो गए, बोलो भाई। और कांग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो इतने में कह दें देयरफॉर ट्राइंगल पी ए एम कांग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी एम बाई साइड एंगल साइड ना, बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंट, बोलो बेटा। अगर ऐसा है हेंस जो हमको प्रूव करना है, हेंस एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल पी बी एम। तो ये हो गया प्रूफ। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है यहीं पे, कोई डाउट, नो, चलें आगे। तो ये एग्जाम्पल 10 हो गया ना। ठीक है भाई, देख रहे हैं तो यहाँ तक। ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस साइड का थोड़ा सा कट गया था वीडियो में ना, अब देख लें। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलें अगले क्वेश्चन पे। इधर देखें, एग्जाम्पल नंबर 11 है। देखें क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। इसका मतलब जान पाए क्या हुआ, हाँ। ये कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल का कोई आर्क ले लो, सर्कल का कोई आर्क ले लो और उस आर्क का मिड पॉइंट ले लो। क्या ले लो, मिड पॉइंट ले लो। उस मिड पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दो, उस मिड पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दो। वो जो टेंजेंट होगा ना, वो जो आर्क का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट उसको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड बनेगा उसके पैरेलल होगा। ये प्रूव करना है। इधर देखा है मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। मैंने कहा कि इसका सेंटर ओ है, क्या है,
ओ है, ठीक है। और इधर देखो, मैंने एक आर्क ले लिया, मान लो ये आर्क ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और इस आर्क का नाम कह देता हूँ, नाम मैंने कह दिया कि क्यू आर है। क्या है? क्यू आर। इसका क्यू आर, इधर देखो बेटा, क्यू आर मतलब ये आ रहा है, नीचे वाला आर्क ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ पी। क्या ले लेता हूँ? पी। तो क्यू आर आर्क है और पी क्या है? इसका मिड पॉइंट। इसका मतलब क्यू पी और पी आर आपस में बराबर हैं। तो इस पी पॉइंट से टेंजेंट खींच दो। क्या खींच दो? आर्क के मिड पॉइंट से क्या खींच दो? टेंजेंट। मैंने कहा इस टेंजेंट का नाम एस टी है। क्या है? एस टी टेंजेंट है। तो जो ये टेंजेंट होगा ना, और जो ये कार्ड है, जो ये कार्ड का जो कार्ड कौन, सॉरी कार्ड कह रहा हूँ, ये आर्क क्यू पी आर या क्यू आर, जो आर्क है इसका जो पॉइंट क्यू है और इसका जो पॉइंट आर है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें बेटा तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? कार्ड बनेगा। तो ये कार्ड इस टेंजेंट के क्या होगा? पैरेलल होगा। यही प्रूव करना है। आया नहीं आया? बोलो भाई। कोई सर्कल है, सर्कल का तुम कोई भी सर्कल ले लो, उस सर्कल का कोई भी तुम ले लो, वो आर्क, ये आर्क ले लिया, तो इस आर्क का मिड पॉइंट ले लो और इस मिड पॉइंट से क्या खींच दो? टेंजेंट। और इस जो आर्क लिए हो तुम, उसके इन पॉइंट को मिला दो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इस बात को प्रूव करना है। क्या ये बात जान पाए या नहीं जान पाए? क्लियर है? तो गिवन क्या है? एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल गिवन है और एक आर्क गिवन है। बोलो भाई। और उसके बाद क्या नाम है? उस आर्क का मिड पॉइंट गिवन है। हमें प्रूव करना है कि, ठीक है, तो मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क क्यू आर। बोलो भाई। आया? इधर देखना, मैंने कहा गिवन, बहुत ही आसान सा है, और इसको लगाने के एक दो तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इधर देखें, गिवन P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर्क क्यू आर। आर्क ऐसे लिख दो, क्यू, सॉरी वो क्यों लिख दिया, वो गलती से, क्यू आर, ये आर्क है, आर्क क्यू आर। आया नहीं आया? ठीक है भाई। या तुम ऐसे लिख दो, ए आर सी क्यू आर, आर क्यू आर। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क क्यू आर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का एक आर्क है क्यू आर, इसका पी क्या है? मिड पॉइंट। विथ सेंटर ओ, मतलब उस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है, विथ सेंटर ओ। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? बोलो। एंड ये क्या है? एच टी क्या है? टेंजेंट है एट पॉइंट पी। एंड एच टी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। टू प्रूव ये क्यू आर कहने का मतलब वही कार्ड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लिख दो कार्ड क्यू आर। जब कार्ड क्यू आर लिखा हुआ बेटा तो इसका मतलब ये हो गया, और डायरेक्ट अगर क्यू आर भी लिखे हो तो इसका मतलब कार्ड ही पढ़ा जाएगा। आर्क के लिए क्या होता है, ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, तो ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है, कोई बात नहीं है। तो कार्ड क्यू आर पैरेलल टू एच टी, पैरेलल टू एच टी। क्या ये बात जान पाए या नहीं जान पाए? क्लियर बातचीत? ठीक है। इसको करने के बेटा कई तरीके हैं, जिनमें मैं पहला तरीका कर रहा हूं, मैं ज्वाइन कर सकता हूं P से Q को और P से R को ज्वाइन कर सकता हूं। क्या बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैंने कहा ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा ज्वाइन PQ एंड PR, ज्वाइन PQ एंड PR। क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, देखें, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। इधर देखा है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सिंस P इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर्क क्यू आर, मैंने कहा सिंस P इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर्क क्यू आर, तो क्यू आर लिख के ऊपर ऐसे बना दिया। आया? अगर क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसका मतलब आर्क क्यू पी बराबर होगा आर्क पी आर। देयरफॉर क्यू पी आर्क
बराबर होगा पी आर आर्क के, क्यू पी आर्क पी आर आर्क के बराबर होगा। क्या बात कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। पक्का? तो जब ये क्यूपी आर्क बराबर है पी आर के, तो क्यूपी के करस्पॉन्डिंग जो कार्ड होगा और पी आर के करस्पॉन्डिंग जो कार्ड होगा वो भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि बराबर कार्ड के करस्पॉन्डिंग जो कार्ड होता है वो भी क्या होता है? बराबर आर्क के करस्पॉन्डिंग कार्ड भी आपस में बराबर होता है। क्या बात जानते हो नहीं जानते हो भाई? बताओ भाई। ठीक है ना? हाँ, क्लियर बातचीत भाई। पी मिड पॉइंट है आर्क क्यू आर का, तो आर्क क्यू पी और आर्क पी आर बराबर होगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आर्क क्यू पी और आर्क पी आर बराबर है तो उस आर्क के करस्पॉन्डिंग कार्ड भी बराबर होगा। मतलब बराबर आर्क के इक्वल आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कार्ड होता है बेटा वो भी क्या होता है? तो इसका मतलब क्यूपी के करस्पॉन्डिंग कार्ड कौन होगा? ये क्यूपी वाला कार्ड, ये वाली लाइन, और इसके करस्पॉन्डिंग कार्ड कौन होगा? ये वाला। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इसका मतलब इंप्लाई दैट या देयरफॉर, अब यहाँ कार्ड लिख दिया, कार्ड क्यूपी बराबर होगा बेटा कार्ड टी आर के। क्या बात जान पर जान पाए? बोलो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, अगर कोई दिक्कत हो बता दो। हाँ, है ना? इफ टू आर्क आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। यहां चाहो तो लिख सकते हो कि इफ टू आर्क आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। लिख दूं कि रहने दूं? तो यहां पे लिख सकते हो कि इफ टू आर्क्स आर इक्वल देन देयर corresponding कार्ड्स आर इक्वल, है ना? होता है ये। अच्छा, अगर ये दोनों कार्ड बेटा बराबर है तो इस कार्ड के सामने का एंगल कौन? ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या ये बात जान पर नहीं जान पाए? ठीक है, तो फिगर में 1 2 एंगल कह दूं इसको, इसको कह दूं एंगल 1, इसको कह दो एंगल। आया? ये तो लिखना पड़ेगा पी क्यू आर, और ये तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आया समझ में? नहीं आया भाई? देख लो यहां तक, देख लो यहां तक हो गया। हाँ, अब एक बात बताओ, इधर देखो, अगर मैं ये एंगल इसके बराबर प्रूव कर दूं तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट, तो दोनों पैरेलल ना हो जाएंगे। तो 1 बराबर 2 हो गया, और ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, वो किसके बराबर होता है? 1 के, है ना? बोलो भाई। तो जगह तो है नहीं, मैं इतने में कर देता हूं। देख लें यहां पे क्या लिखें बताओ। बट एंगल आर पी टी बराबर एंगल 1। ये बात मैंने कैसे लिखी, कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? बताओ भाई कैसे लिखा? ये बात मैंने कैसे लिखी, कोई बताएगा क्या? है ना? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, है ना? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, इस वजह से ये एंगल बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया कि, है ना, देयरफॉर है ना, तो 1 बराबर क्या आ गया? आर पी टी। देयरफॉर एंगल आर पी टी बराबर एंगल 2। भाई आर पी टी 1 के बराबर है और 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो इसका मतलब आर पी टी किसके बराबर है? 2 के। अगर आर पी टी एंगल आर पी टी 2 के बराबर हो गया तो ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है? एक प्रकार का अल्टरनेट एंगल है कि नहीं? और जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? ये पहले ये हो गया, यहां लिख देंगे लास्ट में, हेंस कार्ड क्यू आर पैरेलल टू एस टी। ये हो गया प्रूव्ड। क्या है बात? क्लियर है नहीं क्लियर है?
बोलो ना भाई, देख लो भाई, पहले ये पूरा चलेगा, फिर ये लिख लेना, ये कार्ड क्यू आर पैरेलल टू एस टी, बस खत्म। कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो ये बात हो गई ना। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, देखना मिटा रहा हूँ इसको मैं। इधर देखें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है सोचने का, इधर देखें, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है ओ, जिसका सेंटर है ओ, ठीक है। इधर देखो, एक हमने क्या लिया था, आर्क, इस आर्क का क्या नाम था बेटा, क्यू आर, क्यू आर, इसको ज्वाइन किया था, और क्यू आर का मिड पॉइंट क्या था, आर क्यू आर का पी, और पी से टेंजेंट था जिसका नाम था एस टी, ठीक है। बस करना यह है कि इस बार ज्वाइन कर दो ओ से क्यू को, ओ से आर को, और ओ से पी को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन में लिख देना, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। क्या बात क्लियर है, नहीं क्लियर है ना, विच इंटर है ना, ये हो गया। ओपी एंड क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, है ना, ऐसे लिख दिया कि जो ये इधर देखें, ओपी एंड क्या क्यू आर, क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो जो ये ओपी है और जो ये क्यू आर है, ये एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, एम पॉइंट पे कट करते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो ये गिवन में वही रहेगा, प्रूफ में वही रहेगा, ठीक है, गिवन में वही रहेगा, टू प्रूफ में वही रहेगा। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बदल गया, इस बार मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब इसका प्रूफ देखा। तो क्या मैं सब मिटा दूं, यहाँ तक का लिख लो, है ना, ये सेकंड है। बोलो, मिटा दूं इसको, चलें आगे? तो ये मिटा दे रहा हूं मैं, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ेगा। अब देखें इसके प्रूफ में, देखें इसके प्रूफ में क्या करें बताओ भाई। पी मिड पॉइंट है बेटा, तो ये बराबर होगा, तो जब ये बराबर होगा तो बराबर आर के सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। मैंने कहा ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, मान लिया। बोलो, पहले मैंने कहा कि सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क क्यू आर, ऑफ आर्क क्यू आर, देयरफॉर आर्क क्यू पी बराबर आया भाई, पी मिड पॉइंट है तो आर्क क्यू पी बराबर आर आया। और जब आर्क बराबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि बराबर आर्क के सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ तो हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। आया नहीं आया, क्लियर बात नहीं क्लियर, बताओ भाई। अच्छा, एक बात और कि ओपी रेडियस है और एस टी टेंजेंट है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो भाई, तो ये ओपी एस टी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। आया नहीं आया? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने एक बात और कह दिया कि सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एस टी। बोलो भाई,
OP परपेंडिकुलर टू द ST, है ना भाई? क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना? रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और थ्रो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रो दी मतलब जो रेडियस होना चाहिए वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। आया बस। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आया नहीं आया? ये बात हो गया। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात ये लिख दिया मैंने। अगर ऐसा है देयरफॉर वी कैन राइट एंगल OPT कितना हो जाएगा? होगा नहीं होगा? OPT 90 हो गया। अच्छा, ये दोनों एंगल बराबर हैं, OM बराबर OM कॉमन और OQ बराबर ये, तो साइड एंगल साइड के ये भी तो क्या हो गए? कांग्रुएंट। कांग्रुएंट तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखना इधर, मैंने कहा इन ट्राइंगल OQM एंड ट्राइंगल ORM, OQM एंड ORM, इन दोनों ट्राइंगल में हमने कहा कि OQ इज इक्वल टू OR। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हमने कहा बेटा कि अगर ये OQ बराबर OR है, OQ बराबर OR है, तो OM बराबर OM है, OM बराबर OM है, और ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। क्लियर बात नहीं? क्लियर है। OM बराबर OM। अच्छा, उसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, अभी अभी दिखाया है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, OM बराबर OM और ये OQ बराबर OR। अगर ऐसा है देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल OQM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORM बाई साइड एंगल साइड। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। क्लियर नहीं क्लियर? बताओ भाई। अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह दूं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल OMQ, देयरफॉर एंगल OMQ ये वाला एंगल और OMR, एंगल OMR ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, QR एक कार्ड है तो एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो यहां तक का देख लो, पहले मिटा दूं ऊपर का। यहां तक हो गया ना? मिटा दें ऊपर? मिटा रहा हूं, तो देखा इधर देखो बेटा, मैंने कहा कि सिंस एंगल इन दोनों का जोड़ OMQ, ये OMQ ये एंगल और OMR प्लस एंगल OMR ये मिलकर कितना होगा? 180। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो OMQ प्लस OMR को भी क्या लिख लो? OMQ बराबर 180। अगर ऐसा है तो 2 एंगल OMQ बराबर 180 डिग्री, तो OMQ क्या हो गया? 90 डिग्री। तो OMQ कितना हो गया? 90। तो OMR भी कितना हो गया? 90। देयरफॉर OMQ बराबर OMR, दोनों कितने हो गए बेटा? और हमारे पास OPT भी 90 है। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? क्या क्लियर है? कि OPT और OMR ये दोनों क्या हैं? 90। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर।
तो जब ओ एम आर और ओ पी टी बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या हो गए, है ना। मतलब ओ पी टी और ओ एम आर ये क्या हो गए, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो लाइन क्या होती है बेटा, पैरेलल। इसका मतलब ये जो क्यू आर है, कार्ड क्यू आर, ये पैरेलल होगा एस टी। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ भाई। तो ये दूसरा तरीका हो सकता था सोचने का, मैंने सोच लिया, और भी लोग पता नहीं कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो रहने दे यहाँ तक आज। ठीक है, तो ये लेक्चर आज का कंप्लीट होगा ना। ठीक है, आगे की बात अगले लेक्चर में करूँगा।